Hello guys, welcome back to my channel. This is Ashrita. I'm a third year medical student in Osmania Medical College and ये पूरा वीडियो is basically about NEET UG जो भी 2026 में लिखने वाले हैं. तुम्हारे 4 महीने बाकी है and this video is gonna help you a lot of motivation, a lot of productive tips and a lot of strategies is gonna be here. And remember, the last tip whichever I'm gonna give you is like the most important tip and it is connected to the other tips. So do watch the whole video. Comment if you have any doubts so that I could clarify you and give as much as guidance to you guys. So coming straight to the point and not wasting time. स्टेप नंबर 1, अब तुम एक डिवाइड कर लो, एक पेपर ले लो, टेबलर फॉर्म में डिवाइड कर लो कि तुम्हारे बैकलॉग्स क्या है और तुमने एक्चुअली में जो चैप्टर्स क्या किए हैं. ठीक है. देन स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द मंथ्स. कितने मंथ्स है तुम्हारे पास? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. में तुम लोग एग्जाम दोगे. अप्रैल छोड़ दो क्योंकि अप्रैल हमें पूरे रिविजन के लिए रखना है. तो यू बेसिकली हैव 3 मंथ्स. अब ये जो भी बैकलॉग्स है 15 डेज में डिवाइड कर दो, मतलब आधा महीना. ठीक है. अगर तुमने ऐसे डिवाइड कर लिया, ये स्लॉट्स में डिवाइड हो गया. सो नाउ स्टेप नंबर 3, अब जब तुमने ये बैकलॉग्स को स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया, इसके साथ एक रिविजन वाला चैप्टर भी रखो जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ताकि तुम लोग बर्न आउट नहीं फील करोगे कि मैं हर समय नया ही पढ़ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बस जा रहा है और मेरे को कुछ शायद समझ नहीं आ रहा है. बट ट्रस्ट मी, तुम लोग को जा रहा होगा, अंदर वो रिटेन हो रहा होगा. और अगर तुम रिवाइज करने वाले भी और रिवाइज करोगे तो तुम्हारे जो स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स है वो और स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, और जो तुम लोग वीक टॉपिक्स है और जो तुमने कभी भी टच नहीं किया है वो भी बेसिकली अभी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बिकॉज तुम लोग उस पर भी एफर्ट डाल रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम बहुत रिसेंटली पढ़ रहे हो और तुम्हारा एग्जाम भी अभी 3 महीने में है तो यू विल रिमेंबर स्टफ. स्टेप नंबर 4, इसमें तुम लोग क्या करोगे? अब तुमने डिवाइड कर लिया, हर एक 3 सब्जेक्ट्स पक्का पढ़ने हैं. मैं शेड्यूल बताती हूँ. मैं यूजुअली सुबह के वक्त केमिस्ट्री पढ़ती थी. मेरे को केमिस्ट्री बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट लगता था. फिर उसके बाद में कॉलेज में मेरा पूरा कॉलेज से आने के बाद मेरा 8 बज जाता था. तो मैं पूरे कॉलेज में बैठ के फिजिक्स और जो भी वो लोग करवाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी करती थी, बट फिजिक्स में यूजुअली कॉलेज में खत्म कर देती थी. और आने के बाद मैं बेसिकली बायोलॉजी पढ़ती थी, बिकॉज मैं तब छप जाती थी और मेरे को ऐसे सब्जेक्ट चाहिए जो मेरे को पसंद हो और मैं ऐसे ज्वाइन करते हुए लाइक ऐसे अच्छे से पढ़ती हूँ, जो मेरे को मन लगता है पढ़ने के लिए, वो वाला. ठीक है. तो डू रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे. दिस इज द स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 5, अब जब तुम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और ये सब हो गया, अब तुम मॉक टेस्ट दोगे. राइट. तुम्हारे कॉलेज में जो भी है, तुम जो भी इंस्टीट्यूशन में हो वहाँ पे तुम्हारे मॉक टेस्ट चल रहे होंगे. जस्ट रिमेंबर कि जब भी तुम जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो यूजुअली वो थोड़े हार्डर सेट करते हैं रादर देन द नीट यूजी का जो भी स्टैंडर्ड होता है. तो जब वो हार्ड सेट करते हैं तुम्हें ऐसे लगता होगा कि तुम डीमोटिवेट हो रहे हो कि यार मैं कितना भी करूँ मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे, मैं कितना भी करूँ ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हो. तुम्हारे मार्क्स कौन से चैप्टर में जा रहे हैं, वो चैप्टर को जाके देखो कि इधर मेरे मार्क्स क्यों जा रहे हैं, मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मेरा क्लैरिटी नहीं है, मेरे को जो बिल्कुल आता नहीं है. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, मेरे को लगता है कि एनालिसिस ऑफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्या अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे लग रहा है तो तुम 1 घंटे का स्लॉट रख के बायोलॉजी ही एनालिसिस कर लो, फिर उसके बाद कुछ पढ़ लेना, फिर उसके बाद और एक कर लेना, फिर पढ़ लेना. बट एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट. Now step number 6, which is the most important step, ये बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया था मेरे लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द नीट यूजी में. तो बेसिकली बायोलॉजी के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिवाइज करती रहती थी एनसीईआरटी. दिस इज व्हाट आई डिड. केमिस्ट्री के लिए भी मैं ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही करती थी और उसके क्वेश्चन भी मैंने किए थे. इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं एनसीईआरटी करती थी, बट मेरे को याद नहीं रहता था और मैंने इनऑर्गेनिक उतना ज़्यादा रिवाइज नहीं किया, तो वो वाला मिस्टेक मत करना. इनऑर्गेनिक इज लाइक रियली ईजी टू स्कोर. तो बस एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, तुम्हें बहुत इजीली आ जाएगा. और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में हमें फॉर्मूलाज और वो सब भी पढ़ाते थे, मैं सिर्फ पूरी नोट्स रिवाइज करती थी और मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो इसमें मैं एक्चुअली थोड़ी फिजिक्स में थोड़ी बहुत वीक थी. तो बेसिकली तुम्हें आकाश पे कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो लोग एनसीईआरटी पे कुछ 1 लाइनर्स बनाते हैं. तो फिजिक्स में क्या होता है कि प्रॉब्लमैटिक जो भी क्वेश्चन है तुम सॉल्व कर लेते हो, बट थियरी आर द क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी लगते थे मेरे को और मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी. तो वो जो शॉर्ट नोट्स में था ना, वो एनसीईआरटी का बेसिकली बहुत ऐसे शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है, तो तुम्हें वो कंटेंट समझ में आ जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं. तो लाइक जस्ट फ्लिप थ्रू इट, कि जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है वो तुम फ्लिप करोगे ना, तो मतलब तुम्हें वो रिटेन हो जाएगा कि ओ हाँ, ये मैंने वो पॉइंट देखा था, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा बट ये तो पढ़ लिया एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट.
तो स्टेप नंबर 7, बेसिकली जब भी तुम पढ़ रहे हो, तुम एक पेपर में जो भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और मैं पक्का ही पक्का भूल जाऊंगा या फिर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया है, तो वो पक्का एक पेपर में लिख के रख दो। बस मैंने बोल रही कि पूरा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है भाई। बस एक एक फॉर्मूला या फिर एक एक लाइन या फिर कोई कोई एग्जाम्पल्स ऐसे कुछ भी होंगे जो बहुत ट्रिकी रहेंगे और जब तुम भूल रहे होगे वो एक पेपर में लिख दो और मॉक टेस्ट जाके दो उस पेपर को देख के, तुम ही देखोगे कि तुम्हारा डिफरेंस कितना ज्यादा आ रहा है। Now step number 8, which is the last step, basically about कि तुम्हें PYQs करने हैं। मैंने मेरे लास्ट के 3 महीने में बहुत ज़्यादा PYQs किए हैं और तुम्हारे नीट यूजी के पेपर में बहुत ज़्यादा PYQs आते हैं। जब मैंने PYQs किए थे और जब मैंने पेपर देखा था, मैं भाई ये तो मैं तो करके आई हूँ, मेरे को तो पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन, बस ऑप्शंस चेंज हुए, कब किसी किसी तो ऑप्शंस भी सेम थे। सो PYQs इज अ मस्ट। एक तो वो आइडिया देगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि वो खुद एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड पॉइंट, उसमें डिफरेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब वो डिफरेंट थोड़ा चेंज होके आ सकता है। सो प्लीज डू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। एंड इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल कि तुम लोग नहीं कर सकते और इसके लिए हमें ड्रॉप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बैठ के एफर्ट डालो, आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। और ये बात पक्का याद रखना कि तुम्हारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा रखना, बिकॉज हमारा ब्रेन इज लाइक स्टिमुलेटेड इन दैट वे कि अगर तुम बार बार नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम गोल की तरफ नहीं जाओगे। बार बार पॉजिटिव सोच रहे हो, इवन दो यू थिंक दैट अरे यार ये तो अचीवेबल नहीं है, बट सडनली यू जस्ट रियलाइज ओ आई जस्ट अचीव्ड इट। इट इज इम्पॉर्टेंट। रोज बैठ के पढ़ाई करो, तुम्हें खुद आ जाएगा, तुम्हारे खुद रिजल्ट इंप्रूव होंगे। अगर तुम ये रोज कर रहे हो, ऑब्वियसली जो भी तुम्हारा मार्क्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है उससे तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। सो ट्रस्ट मी इन दिस, यू कैन क्रैक इट and do follow all the steps. Thank you for watching the whole video. Bye. All the best for your exams.